ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और आज मैं जब अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो मैं बड़े तकलीफ के साथ आपसे कह रहा हूं कि आज भी भारत की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मूछें रखने पर एक हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पे, आप तो यहां मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर वहां बुलेट रखने पे, बुलेट चलाने पे एक लड़के के हाथ काट लिए गए। और कल रात में अपने बेरिया के गुरु घर के साथियों से, भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथियों से जिक्र कर रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ भंगड़ा पालो, तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जिनके समाज बुरे हाल में हो, वो किस मन से भंगड़ा पाए। अगर वो धोखेबाज है कि मन में कुछ रखता हो और जबान पे कुछ रखता हो तो वो तो खुश हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खुशी के दिन अभी आए नहीं है। मैं मानता हूं वो खुशी का दिन भी आएगा जिस दिन भारत में एक अम्बेडकरवादी लाल किले से नीला झंडा लहराएगा। वो उस दिन मैंने तय कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, सबके घर में, सबको के जीवन में सुख सुविधाएं हो, सम्मान हो, खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। प्यारे साथियों, मेरा जन्म एक गांव में हुआ है जिसका नाम है छुटमलपुर। आजकल वो कस्बा हो गया क्योंकि दुनिया बदल रही है, आबादी बढ़ रही है। हमारी सरकार तो कहती है कि देश विकास की तरफ है, लेकिन वो विकास कहां है? मुझे भी ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो गए हैं, वो विकास मुझे नहीं मिल रहा है। जिस दिन वो विकास मुझे मिलेगा उस दिन मैं उससे भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे ये सवाल करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। मेरे पिताजी, मेरी बायोग्राफी के बारे में मैं अंबेडकर टाइम का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने यहां मेरी बायोग्राफी को छापा है। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे जिन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं और मेरे बचपन के समय से महापुरुषों के बारे में मुझे बताया है, उनके योगदान के बारे में बताया है। मेरी मां, क्योंकि हम बहुत मजबूत परिवार से नहीं थे, तो मेरी मां ने भी मुझे और मेरे भाइयों को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मुझे यहां कहने में कोई परहेज नहीं है कि मेरी मां ने घास काट काट के हमें पाला, दूध बेच बेच के हमारी जरूरतों को पूरा किया। आज वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वो वहां इंडिया में है और मैं कोशिश करूंगा यहां के प्रोग्राम के बाद आज उनको फोन करके उनका आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि काम के चक्कर में बहुत कम समय मिलता है कि उनसे बात नहीं हो पाती। शुरुआत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बाद मैंने लॉ की पढ़ाई की है। लॉ की पढ़ाई के बाद मैं पढ़ने के लिए विदेश आना चाहता था। अचानक मेरे पिताजी बीमार हो गए, पैसे की कमी के कारण और पॉलिटिकल पहुंच ना होने के कारण मैं उनका इलाज सही तरह नहीं करा पाया। मेरे पिता मेरे हीरो थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरी जरूरतों में के समय में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हर पिता हीरो ही होता है, वो अपने बच्चों की सारी खुशियों को पूरा करना चाहता है। मेरे पिता भी मेरे हीरो थे, लेकिन मैं अपने हीरो के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब वो मुझे छोड़ के गए, उस दिन, वो दिन था 11 जनवरी का और साल था 2013। उस दिन मैंने तय किया था, मुझे पानी चाहिए। उस दिन मैंने तय किया था कि मैं आज के बाद अपना जीवन बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे काम को, मान्यवर साहब श्री काशीराम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लगाऊं। मैं बहुत ताकतवर आदमी, लेकिन पिता, उसके जैसा भी कोई नहीं होता है और वो दोबारा भी नहीं मिलते, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया हूं। जिसने जीवन दिया
उसे कुछ नहीं दे पाया। खैर, उनकी इच्छा थी। और जब वो बीमारी के दौरान थे, उन्होंने मुझसे कहा था, वो मुझे विदेश तो भेजना चाहते थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी विदेश चले जाओगे, वहां की चमक दमक में खो जाओगे, वहीं सेटल हो जाओगे, लेकिन पता नहीं महापुरुषों के मिशन के लिए कोई कुछ भी क्यों नहीं करता। मुझे लगा कि वो भरे मन से मुझे भेजना तो चाहते हैं, लेकिन वो मुझे एहसास भी करा रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद ऐसे नहीं रखा, मेरे भाई का नाम भगत सिंह ऐसे नहीं रखा। ये उनकी सोच थी कि उनके नस्लें, उनके बच्चे वो अपने देश के लिए कुछ करें। 12 जनवरी 2013 को मैंने अपने सारे सपनों को एक साइड रखा और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के मिशन में पूर्ण रूप से शामिल हुआ। बहुत सारी अपना संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाकर बाबा साहब का जो पहला कोट था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है गरीबी के कारण, उनको पढ़ाने के लिए भीम आर्मी पाठशालाएं खोली। और आपको खुशी होनी चाहिए कि व्यक्ति एक स्कूल खोलते डरता है, हमने हजारों की संख्या में स्कूल खोल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम अपने पाठशालाओं में सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते थे, महापुरुषों के बारे में भी पढ़ाते थे। फिर एक घटना के कारण, जहां हमारे लोगों पे अत्याचार हुआ था, मुझे जबरन जेल भेजा गया। फरारी के समय में मैं पंजाब के साथियों के साथ रहा, फगवाड़ा में, होशियारपुर में। और जब मैं जेल चला गया तो 4 महीने बाद मुझे बेल मिल गई। मैंने सोचा कि 4 महीने या लगभग 120 दिन हो गए हैं, कल मैं सूरज देखूंगा। रात के 3 बजे मेरे ऊपर एनएसए लगाई गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और मुझे फिर से जेल में डाल दिया गया। मैं लगभग 16 महीने जेल में रहा। मेरी मां से पूछा गया कि आपका एक बच्चा जेल में है तो उनको क्या आपको कैसा लगता है। मैंने उनका इंटरव्यू आने के बाद सुना था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने तीनों बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के नाम समर्पित कर दिया है। अगर वो मर भी जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मिशन का काम करते हुए मरेगा। उस बात ने मुझे बल दिया। और जब मैं जेल से निकला, फिर महापुरुषों के काम को आगे बढ़ाने लगा। फिर दिल्ली में आपको याद होगा कि तुगलकाबाद वाला गुरु घर टूटा। सबने चिंता जाहिर की कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। वो ऐसी जगह है जहां सदगुरु महाराज लगभग 6 महीने रुके थे। जब सिकंदर लोधी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और फिर बाद को में सिकंदर लोधी को उनसे माफी मांगनी पड़ी, तो सिकंदर लोधी ने ये रिक्वेस्ट की थी महाराज जी से कि महाराज जी, आप से मेरा आग्रह है कि आप यहां रुकना, कुछ समय इस धरती पर अपने चरण रखना, तो हम लोगों का भाग सुधर जाएगा। तो वो लड़ाई भी लड़ने का काम हुआ। पंजाब का उसमें बहुत सहयोग रहा, हरियाणा का बहुत सहयोग रहा, वैसे तो देश भर में का सहयोग रहा, लेकिन विदेश में बैठे हमारे भाइयों का बड़ा सहयोग रहा। आर्थिक रूप से गाइड करने में आप लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जब वो आंदोलन हुआ तो हमें अपनी मांग को मनवाने के लिए 96 लोगों को जेल जाना पड़ा। हम लोग लगभग 2.25 महीने जेल में रहे। फिर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमने लड़ाई ना लड़ी। उसके बाद एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें मैं जेल रहा। कभी किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग डटे रहे। कभी पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग डटे रहे। जहां भी पूरे भारत में कहीं किसी पर अत्याचार होता है तो हमारे लोग जाके वहां लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। 2020 में इस बात को ध्यान में रख के कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था हमसे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस, कि राजनीतिक सत्ता हमारे पास होनी चाहिए। कई प्रयासों के बाद जब सफल नहीं हुए तो हमने अपना दल बनाया। ये दल भी हमने मान्यवर काशीराम साहब से सीखकर बनाया, क्योंकि काशीराम साहब जब आरपीआई में जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था, उनकी पार्टी थी, उसमें वो योगदान नहीं कर पाए, उनके लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया।
तो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने एक नया आंदोलन शुरू किया। वो बाबा साहब के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और उनको अवसर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जब वो शुरुआत में आंदोलन के दौर में थे तो हमारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको कहते थे कि इस काशीराम ने अपनी नौकरी तो छोड़ दी है और हमारे बच्चों को भी हुक्मरान बनाने की बात करता है, मगर हमें तो लगता है कि हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं करने देगा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब आपने उनकी बात पे पहरा दिया, उनका हाथ पकड़ा, तो हमने ताकत भी महसूस की और भारत की राजनीति में एक इतना बड़ा परिवर्तन भी आया कि जिनके पास चप्पल अच्छी नहीं होती थी, जिनके पास चप्पल 2 रंग की होती थी, मेरे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो जो मंत्री बने थे उन पे चप्पल भी अलग अलग रंग की थी, उनको कपड़े भी उस दिन खरीदने पड़े। उनको देखकर गेस्ट हाउस का स्टाफ भी ये कह रहा था कि आप यहाँ कहां अंदर चले आ रहे हो, तो वो कहते थे कि हम मंत्री हैं, तो बोले मंत्री ऐसे होते हैं, ये तो मुझे आज ही पता लगा है। उस आंदोलन के जरिए समाज को एक शक्ति मिली और हमने उस आंदोलन में बहुत प्रयास किया कि हम रल मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब उन्होंने रास्ते बंद कर दिए तो माननीय काशीराम साहब के रास्ते पे चल के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमें वही फैसला लेना पड़ा जो माननीय काशीराम साहब ने लिया था कि हमें आंदोलन को रुकने नहीं देना है, क्योंकि साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन को हमारे खून की जरूरत थी और हमने ये वादा किया कि हम अपना खून देकर भी बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन को सींचने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, उसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। और फिर संघर्ष शुरू हुआ। इस बार संघर्ष खूनी हो गया और गोलियां भी खानी पड़ी। 2 साल पहले मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली चलने के बाद भी मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक सदगुरु रविदास जी महाराज का हाथ मेरे सर पर है, जब तक मेरी माँ बहनों का प्यार आशीर्वाद मेरे सर पर है, जब तक आप बड़ों का आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, इतनी जल्दी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। कोई गोली भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपका हाथ हमारे सर पे है। उसके बाद 2024 में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा और माननीय काशीराम साहब का जो था 1 वोट और 1 नोट, उसके आधार पर चुनाव लड़ा। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, ना मैं किसी करोड़पति का बेटा हूं, मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं। और आज चुनाव में पैसे बड़े खर्च होते हैं, आप जाते होंगे, आपको पता होगा कि सरपंच के चुनाव में लाखों रुपए लगते हैं और ये तो हजारों सरपंच के बराबर है एक एमपी का चुनाव, इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस समाज में मैं बहुजन समाज में जन्मा हूं, उन्होंने एक एक पैसा देकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया और वोट देकर मुझे जिताने का काम किया। अब मैं उस कर्ज को पार्लियामेंट में उतारने का काम करता हूं। जहां भी देश भर में कहीं कोई समस्या आती है, चाहे डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, वकील की हो, जज की हो, किसान की हो, महिलाओं की हो, नौजवान की हो, किसी भी समुदाय के हितों की बात हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मेरे रविदास समाज के लोग हों, चाहे बौद्धिस्ट समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम भाईचारे के लोग हों, चाहे हमारे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे किसान भाइयों की बात हो, हम सारी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और आज मैं जब अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो मैं बड़े तकलीफ के साथ आपसे कह रहा हूं कि आज भी भारत की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मूछें रखने पर एक हत्या हुई, अभी कुछ दिन पहले बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पर, आप तो यहां मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर वहां बुलेट रखने पे, बुलेट चलाने पे एक लड़के के हाथ काट लिए गए। और कल रात मैं अपने बेरिया के गुरु घर के साथियों से, भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथियों से जिक्र कर रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ भंगड़ा पालो, तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जिनके समाज बुरे हाल में हो, वो किस मन से भंगड़ा पाए। अगर वो धोखेबाज है कि मन में कुछ रखता हो और जबान पे कुछ रखता हो तो वो तो खुश हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खुशी के दिन अभी आए नहीं है। मैं मानता हूं वो खुशी का दिन भी आएगा जिस दिन भारत में एक अम्बेडकरवादी लाल किले से नीला झंडा लहराएगा, वो दिन भी आएगा। इसलिए तब मैं भी खुशी मनाऊंगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहां अभी हालात कितने खराब हैं। और जब सुबह हमने फोन खोला तो मेरे सामने घटना आई कि गेहूं का बोझ उठाने के लिए किसी को लेके गए और उसको जिंदा ही जला दिया। उसका परिवार चीख चीख के न्याय की अपील कर रहा था। मैं सुबह ही अधिकारियों को उठ के फोन कर रहा था कि उस मामले में न्याय दिलाने का काम करना। आज मैं यहां हूं, ये सच है कि फिजिकली मैं यहां हूं, लेकिन आज भी मेरा दिल, मेरा दिमाग वहीं है जहां के लोगों की मेरी जरूरत है। प्यारे साथियों,
मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, आपके पास बहुत साधन संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हो तो वो व्यक्तिगत आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन समाज के लिए आप किसी काम के नहीं हो। अगर आप कितनी पढ़ाई करके बैठे हो, अगर आप कितने ही सम्मानित हो और आपका फायदा समाज को नहीं होता है, तो आपका होना या ना होना समाज के लिए बराबर है। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे, मैंने बड़े पैसे वाले लोग देखे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपका समाज में क्या योगदान है। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर हम सामाजिक नहीं हैं, अगर हम महापुरुषों के आंदोलन में योगदान नहीं कर रहे हैं, अगर हम नहीं लड़ रहे हैं और कोई हमारी लड़ाई को लड़ रहा है, जिस सपने को हम भी सोचते हैं उसी सपने को पूरा करने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं आज आपको यहां विश्वास दिलाता हूं, 14 अप्रैल का दिन क्योंकि शुरू हो चुका है, मेरे दिल दिमाग में है, मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना रुकेगा, और जब तक महापुरुषों का सपना पूरा नहीं होता हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि जैसे आपने सबको मौका दिया है, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस सपने को पूरा करने के लिए आप मेरा साथ भी दें, आप एक मौका मुझे भी दें। और देखें, जिस दिन से मैं पार्लियामेंट में गया हूं, जो लोग मुझे सुनते हैं, ईमानदार से बताओ, क्या कभी मैंने आपके मान को डिगने दिया है? वो कहीं का मामला हो, चाहे पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट को जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे रखने का मामला हो, चाहे वो बेगमपुरा जाने वाली ट्रेन में साफ सफाई का मामला हो, उसको सुरक्षित पहुंचाने का मामला हो, चाहे वो जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के, आप पता कर लेना, कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं रखती थी। मैंने पार्लियामेंट में लड़ के कहा कि अगर सदगुरु जी की जयंती पे छुट्टी नहीं होगी तो फिर आप देखना कि आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना सड़क पे करना पड़ेगा। और इस बार भी मैंने मांग की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, तो सरकार ने छुट्टी तो घोषित कर दी, राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया। मैं आज आपको वचन देकर कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती राष्ट्रीय पर्व बनेगी, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। और जब ताकत हम पे होगी, हम किससे मांगेंगे नहीं, हम उस ताकत के जरिए मान्यवर काशीराम साहब को भी भारत रत्न दिलाने का काम करेंगे, भारत रत्न सम्मानित करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज वहां बच्चे एजुकेशन के लिए तरसते हैं, आज वहां गरीब लोग इलाज के लिए तरसते हैं। सरकार वादे बहुत करती है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा था कि बेगमपुरा शहर बसाऊं। मैंने कल ये बात कही थी, मुझे आपको भी ये बात कहनी है। एक बार संगत में उनसे पूछा गया था, ऐसी ही संगत में, कि गुरुजी हम लोग इतना मेहनत मजदूरी करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख सुविधाएं क्यों नहीं? तो गुरुजी ने अपनी बात को बताते हुए कहा था कि रविदास मानु सुखी बसन को सूकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। गुरुजी ने कहा कि मनुष्यों के सुखी बसने के दो ही रास्ते हैं, जीते जी अगर सुखी रहना है तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद सुखी रहना है तो वो शमशान घाट कब्रिस्तान में मिलेगा। तो फिर ये कहा गया कि महाराज जी राज तो अभी भी है, तो इस राज में तो सुख सुविधा नहीं है। तो महाराज जी ने कहा राज जो है वो नीति पे होना चाहिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे पर